अगर मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने अपने लाइफ स्पैन में एसिडिटी जैसे इशू को कभी फेस किया है, तो आंसर डेफिनेटली यस ही होगा। क्योंकि एसिडिटी एक ऐसा इशू है जो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन अपनी लाइफ में डेफिनेटली फेस करते ही हैं। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज मैं आपको अपने सेशन में डिटेल में बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में जिसकी वजह से एसिडिटी का इशू जनरेट होता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने लेवल पर एसिडिटी के इशू को एड्रेस कर सकेंगे। तो आज मैं अपने इस सेशन पे आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ हैबिट्स जो आपने अगर अपनी लाइफ में ऐड कर ली तो आप डेफिनेटली एसिडिटी जैसे इशू से अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे कुकिंग टिप्स भी बताने वाली हूँ जिसे फॉलो कर कर आप एक पर्टिकुलर डिश का जो एसिडिक लेवल है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप आपका अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं विद डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल तो आप इस वीडियो में मेंशन वेबसाइट लिंक को विजिट करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। अगर आप एसिडिटी रिलेटेड इशू को फेस कर रहे हैं तो आपको आपके स्टमक रीजन में एक तरीके की ब्लॉटिंग का इशू हो सकता है। साथ ही साथ आपको इनडाइजेशन का इशू और साथ में एक तरीके का बर्निंग सेंसेशन हो सकता है आपके चेस्ट और द एब्डोमेन रीजन में भी। साथ में आप एक तरीके का बैड ब्रेथ, डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन को भी फील कर सकते हैं ड्यूरिंग द एसिडिटी। तो अगर आप भी इस तरीके के इशू को फेस करते हैं तो ये बात क्लियर है कि आप एसिडिटी से सफर कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके का एसिडिटी ना हो तो आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में ये बताऊंगी कि एसिडिटी में एक्चुअली होता क्या है। अगर आपने इसके साइंस को जान लिया तो आप काफी हद तक एसिडिटी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे घर पर ही। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी हम कोई फूड का इंटेक करते हैं तो आप समझिए कि सपोज अगर आपने कोई फूड को इंटेक किया है तो वो एक पाइप के थ्रू आपके स्टमक पर जाएगा एंड ये जो पाइप होती है इसे ईसोफेगस नाम से जाना जाता है। एंड इस पाइप के एंड में एक तरीके का डोर होता है। अगर आप उसे साइंटिफिक भाषा में जानना चाहें तो हम उसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक तरीके की मसल होते हैं जिसे हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर नाम से जानते हैं। एंड जब आपका फूड जो है वो पाइप के थ्रू पास हो रहा है तो जब ये डोर यानी कि जब ये मसल जो है वो ओपन होती है तब जो आपका फूड है वो स्टमक पर चला जाता है। अब जैसे ही फूड जो है आपके स्टमक में एंटर करता है तो वहां पर एक तरीके का एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर आपके स्टमक पर बनने वाला जो एसिड है अगर वो एक हाई लेवल पे प्रोड्यूस होने लग जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो एसिड है वो रिवर्ट जा सकता है आपके ईसोफेजियल पाइप में, वो रिवर्ट जा सकता है आपके ईसोफेगस यानी कि उस पर्टिकुलर पाइप में जहां से फूड जो है एंटर किया था आपके स्टमक पर। अब ये कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए कि अगर आप आपके घर से कहीं बाहर जाते हैं तो आप डेफिनेटली आपके घर के डोर को बंद करते ही हैं। अगर मानिए कि आपने आपके घर के डोर को क्लोज नहीं किया है या फिर लॉक नहीं किया है तो प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी पर्सन उसमें एंटर कर सकता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी मसल यानी कि जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होगा या फिर वो पर्टिकुलर का जो डोर है यानी कि जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कमजोर है, वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बंद नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि कोई स्पेस ओपन रह जाए या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो बहुत वीक हो तो उसकी वजह से जो आपके स्टमक पर बनने वाला जो एसिड है वो रिवर्ट जा सकता है आपके ईसोफेगस के पाइप में। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा?
हमें जो वो डोर है उसे स्ट्रेंथन करना होगा। यानी कि अगर हमारे घर का डोर अच्छे से क्लोज नहीं होता है तो हमको कारपेंटर को बुलाकर उस डोर को अच्छे से सर्विस करवाना होता है। तो सेम तरीके से जो फूड आपके स्टमक में एंटर होता है थ्रू अ पर्टिकुलर डोर, एंड अगर वो डोर अच्छे से बंद नहीं होता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वो डोर जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ रहे एंड वो प्रॉपरली क्लोज हो, ताकि जो एसिड है वो रिवर्ट ना जाए आपके ईसोफेगस पाइप में। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि एक पर्टिकुलर डोर को अच्छे से स्ट्रेंथ कर सकते हैं एंड बचा सकते हैं रिवर्ट बैक ऑफ द एसिड इनटू द ईसोफेगस पाइप। आपको बहुत सिंपलर फॉर्म में कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है अगर आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जब भी कभी हम कोई फूड का इंटेक करते हैं तो जो उसका च्यूइंग प्रोसेस होता है तो वो प्रॉपरली एडिक्वेट होना चाहिए। यानी कि आप अगर एक फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ में च्यू करते हैं तो उसका च्यूइंग रेट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में आपको अच्छे तरीके से च्यू करना है आपके फूड को। साथ ही साथ अगर आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपके नंबर ऑफ मील्स जो हैं वो आपको बढ़ा देने चाहिए एंड लंबे समय तक आपको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है अगर आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ मील्स बढ़ा देनी है यानी कि दिन में कितनी मील्स लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मैक्सिमम 4 आवर्स का जो गैप है इन बिटवीन द 2 मील्स आप मेंटेन करके चल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कभी आप कोई मील को इंटेक करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि कोई भी मील को लेने के बाद इमीडिएटली आपको लाई डाउन पोजीशन पर नहीं रहना है, क्योंकि लाइन डाउन पोजीशन यानी कि अगर आप बेड पर चले जाते हैं एंड सो जाते हैं आफ्टर टेकिंग द मील तो प्रोबेबिलिटी होती है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो एसिड है वो रिवर्ट बैक आ सकता है आपके ईसोफेगस पाइप में, जिसकी वजह से एसिडिटी का इशू हो सकता है। इस तरीके से आप आपके माउथ में एक तरीके का एसिडिक लेवल जो है वो भी फील कर सकते हैं। तो एडवाइस किया जाता है आफ्टर टेकिंग द मील जितना हो सके आप वॉक करिए एंड आपके जो डिनर एंड बेड टाइम है उसमें कम से कम 3 आवर्स का जो गैप है वो डेफिनेटली आपको रखना ही चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हो सके आपको एम्प्टी स्टमक टी एंड कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एसिडिटी इन द बॉडी। तो जितना हो सके आप पहले कुछ कंज्यूम करिए एंड उसके बाद ही टी का इंटेक करिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि जो भी आपने क्लोथिंग की हुई है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, स्पेशली इन द एब्डोमेन रीजन। यानी कि आपके वेस्ट रीजन पे अगर कोई भी टाइट क्लोथिंग आपने कर रखी है तो आप उसे इमीडिएट इफेक्ट पर रिलीव करिए। ऐसा क्यों? अगर आप टाइट क्लोथिंग करते हैं स्पेशली इन द वेस्ट रीजन तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके स्टमक पर ओवर प्रेशर आए, जिसकी वजह से स्टमक में प्रेजेंट जो एसिड है वो रिवर्ट बैक जा सके आपके ईसोफेगस पर, जो एक तरीके की एसिडिटी को क्रिएट कर सकता है। देन कम्स द ओबेसिटी। जी हाँ, अगर आप ओबीज हैं साथ ही साथ आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो एडवाइस किया जाता है कि आपको वेट लॉस पर काम ज़रूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, स्पेशली विसरल फैट मीन्स जो फैट आपके ऑर्गन्स को सराउंड करके रखा हुआ है उसे लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का जो फैट है आपके बॉडी में प्रेजेंट वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे सकता है आपके ऑर्गन को। यहाँ पर आप समझिए कि अगर आपके स्टमक के ऊपर विसरल फैट यानी कि आपके एब्डोमेन रीजन में अगर विसरल फैट जमा हुआ है तो वो एक तरीके का प्रेशर देगा आपके स्टमक पर, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो हल्का सा स्क्वीज हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्टमक एसिड के रिवर्ट बैक जाने की, जिसकी वजह से एसिडिटी का जो इशू है वो बढ़ सकता है। देन कम्स द गुड स्लीप।
जी हाँ, एक अच्छी डीप स्लीप से आप बॉडी के मैकेनिज्म को इन्हांस कर सकते हैं एंड एसिडिटी के लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप बहुत लंबे समय से एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो जितना हो सके लेफ़्ट साइड पर टर्न होकर ही सोएं। राइट साइड पर टर्न होकर सोना स्पेशली इन द एसिडिटी कंडीशन में एडवाइस नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ईसोफेगस पाइप यानी कि जो फूड आपके पाइप से स्टमक पर आया है वो आपके राइट साइड पर होता है स्टमक के। एंड अगर आप राइट साइड पर ही टिल्ट होकर सोएंगे तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है स्टमक में प्रेजेंट जो एसिड है रिवर्ट बैक चला जाए आपके ईसोफेगस पाइप में और वो इंक्रीज कर सकता है एसिडिटी के लेवल को। तो एडवाइस किया जाता है कि अगर आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो जितना हो सकता है लेफ्ट टिल्ट कर कर ही सोएं। देन कम्स द स्ट्रेस, एंगर एंड द एंजाइटी। जी हाँ, ये बहुत बार देखा गया है एंड बहुत सारी रिसर्च में ये क्लियरिटी भी है कि अगर आप एक तरीके के स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी को फेस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपकी गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है कि जो हमारा गट हेल्थ है वो हमारा एक तरीके का सेकेंड ब्रेन है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपका सेकेंड ब्रेन यानी कि जो आपका गट हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होगा ही। अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ वी कैन ट्रीट स्ट्रेस एट होम ऑन इमीडिएट इफेक्ट, आप उसे भी डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ये तो मैंने आपको कुछ हैबिट्स बताए जिसे फॉलो कर कर आप इमीडिएट इफेक्ट पर एड्रेस कर सकते हैं एसिडिटी के इशू को। अब मैं आपको कुछ ऐसी सिंपलर ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अगर आपने इन कुकिंग ट्रिक्स को ऐड कर लिया अपने डेली रूटीन में तो आप अपने लिए एंड आपके घर में कोई भी पर्सन जो एसिडिटी को फेस कर रहा है वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक देंगे ही। तो मेरे इन कुकिंग ट्रिक्स को आप डेफिनेटली समझ लीजिए और हेल्प कर लीजिए अपने आप को एंड अपने घर के फैमिली मेम्बर को। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं कुकिंग ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके आपको ब्लांचिंग करना है वेजिटेबल्स को, यानी कि अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स को कुक कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप उसे पहले बॉईल करें इन द वाटर, जिसकी वजह से जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं उस पर्टिकुलर वेजिटेबल्स में वो रिमूव हो जाएं एंड फिर देन आप उसे अपने नॉर्मल कुकिंग प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप कुकिंग से पहले उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का जो एसिडिक लेवल है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो एडवाइस किया जाता है कि आप कोई भी डेयरी आइटम को अगर ऐड कर लेते हैं आपकी पर्टिकुलर डिश में तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिडिक लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप आपके कोई भी डिश में अगर थोड़ा सा मिल्क, कर्ड या फिर क्रीम को ऐड करते हैं तो आप एक क्रीमी फ्लेवर तो ऐड करेंगे ही, साथ में आप उस पर्टिकुलर डिश के जो एसिडिक लेवल है उसे भी रिड्यूस कर पाएंगे। साथ में अगर आप चाहें तो आप कोई स्वीटनिंग एजेंट यानी कि अगर आपको कोई डिश में थोड़ा सा स्वीटनिंग पसंद है तो आप उसमें थोड़ा सा हनी या फिर कैरेट जैसी स्वीट वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं जो हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द एसिडिक लेवल ऑफ दैट डिश। देन कम्स द स्लो कुकिंग मेथड। जी हाँ, ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी आप कोई भी फूड आइटम को कुक कर रहे हैं तो आप उसे लो फ्लेम में ही कुक करें। ऐसा करने से जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं उस पर्टिकुलर डिश में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड जो ओवरऑल एसिडिक लेवल जो होता है फूड का वो भी कम हो जाता है। तो अगर आप या आपके फैमिली में कोई भी पर्सन एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो एडवाइस करिए कि आप आपकी कुकिंग में स्लो कुकिंग मेथड को ही ऑप्ट करें। ऐड बेकिंग सोडा।
जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डिश का एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा है तो एडवाइस किया जाता है कि आप उसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा को ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आप एक तरीके के एंटा एसिड को ऐड करेंगे आपके डिश में, जिसकी वजह से एसिडिटी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। साथ में अगर कुकिंग मेथड में मैं आपको एडवाइस करना चाहूँ तो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके सीड्स एंड स्किन जो है वो एसिडिक लेवल बढ़ा देते हैं उस पर्टिकुलर डिश का। यानी कि अगर आप टोमेटो को यूज़ कर रहे हैं आपके डिश में तो जितना हो सके उसके सीड्स को रिमूव कर दीजिए। अगर आप बेल पेपर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी सीड्स को रिमूव करना एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का एसिडिक लेवल बढ़ा देता है आपके डिश में। साथ ही में अगर मैं बात करूँ तो बैंगन यानी कि जो एग प्लांट होता है उसका स्किन एंड उसके जो सीड्स है वो भी एसिडिक लेवल बढ़ाते हैं। तो अगर आप या आपके घर में कोई भी एसिडिटी के इशू को फेस कर रहा है तो आप इस तरीके के सीड्स एंड स्किन को रिमूव कर दीजिए, सो दैट उस पर्टिकुलर डिश का एसिडिक लेवल जो है वो कम हो जाए। जितना हो सके आप स्टमक फ्रेंडली स्पाइसेस को ऐड करिए, यानी कि आप आपके डिश में जिंजर, टर्मरिक, सौंफ या फिर दालचीनी जैसे स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं, जो रिड्यूस करेगा आपके पर्टिकुलर डिश के एसिडिक लेवल को। साथ में चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एसिडिटी के इशू को फेस कर रहे हैं तो जितना हो सके आप इस चीज़ को समझिए कि आपके स्टमक पर एक्सेस स्टमक एसिड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में बात की है स्टमक एसिड के प्रॉब्लम्स की, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। श्योरली आपको बता सकती हूँ कि इस वीडियो को रेफ़र करने के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके बॉडी में स्टमक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है कि नॉर्मल है। मैंने इस वीडियो में एक टेस्ट भी बताया है जो आप खुद ही घर पर कर सकते हैं और जान सकते हैं स्टमक एसिड लेवल इन योर स्टमक। अगेन मैंने इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। तो आखिरी में मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि इन छोटी छोटी ट्रिक्स को आप फॉलो कर कर अपने आप को एंड अपने फैमिली मेम्बर को हेल्प कर पाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।